बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप सियासत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ नज़ीर अहमद खान आकू का जोया साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार बरसदारत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर। आप साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर रह चुके हैं। आप MPA का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे और बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ये अल्लाह पाक का करम है। खैरियत से हैं? जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? अहमद महमूद भाई, मैंने इब्तदाई तालीम तो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में मैंने की है। किसी स्पेशल इदारे में, जैसे एक क्रेज़ी एक बात होती है कि जी आप फ़लाँ नाम वाले इदारे में चले जाएं और सो एंड सो, ऐसी बात नहीं थी। ठीक। मैंने तो फार्मली बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ़ इदारों में मैट्रिक अप टू कॉलेज तक बहावल नगर में लोकल ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की माशाअल्लाह डिग्री ली है माशाअल्लाह। और वहाँ मैंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। अभी भी बहावल नगर के साथ, बहावलपुर के साथ मेरे बड़ी करीबी रवाबत और बड़ा दोस्तों का एक हल्का और मेहरबानों का अभी भी है। और वो रेगुलर, चूँकि हाई कोर्ट बहावलपुर में बेंच है मेरी, फिर प्रैक्टिस के हवाले भी फिर बहावलपुर के साथ तो रेगुलर अटैचमेंट है माशाअल्लाह। फ्रॉम एजुकेशन अप टिल नाउ। ठीक। ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? वकालत से पहले मेरी कस्टम में एज प्रिवेंटिव अफसर जॉब भी हुई थी। ठीक। कराची में मैंने उसको ज्वाइन भी किया था। थोड़े दिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मैंने तय ये किया, या मेरी जो दानिश थी या मेरी शौरी तौर पे जो सोच थी, या मेरे अंदर एक सोशल बिहेवियर था, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी जी अंजुमन तुलबा इस्लाम के फोरम से इंतहाई एक्टिव लाइफ मैंने गुजारी, माशाअल्लाह। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। ठीक। तो मैंने तो वकालत बतौर शौक़ के नहीं की। वकालत के लिए मैं फ्रॉम डे फर्स्ट क्रेज़ी था कि बस मैंने वकील ही बनना है। अच्छा, ठीक। इस पेशे के साथ मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे बशौकिया वकालत कर ली। बाकायदा प्रोग्राम के तहत मैंने वकालत की। उसमें मैं आपको गुजारिश करता हूँ जी, जो मैं समझता हूँ, जी, वकालत एक ऐसा पेशा है, अगर आप दयानतदारी से इसको करें तो मैं इससे बेहतर प्रोफेशन दुनिया में किसी प्रोफेशन को नहीं समझता। क्योंकि इसमें अगर आप दयानतदारी से कर रहे हैं तो आप एक ऐसी लायबिलिटी ले रहे हैं कि मुसीबत ज़दा परेशान लोगों को, जिनको राइट नहीं मिल रहा या लेने का तरीका नहीं आ रहा, आप उन लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, आप उन लोगों की मामलत करते हैं इस पेशे में। ठीक। तो ड्यू टू दैट रीज़न मैंने वकालत की। कहने कहलवाने का किसी के, मेरे वालिद साहब मेरे बड़े दोस्त भी थे, मेरे वालिद भी बड़े, उन्होंने शफकत से, उनके बगैर तो खैर, वालिदैन के बगैर तो फिर बंदे का स्टेटस अदरवाइज मेंटेन नहीं होता। उन्होंने भी मुझे इस मामले में बड़ा प्रमोट किया, मेरी हौसला अफजाई की, हर तरह का मुझे फिनंशियली और एवरीथिंग सो एंड सो सारा कोऑपरेशन दिया। तो ड्यू टू दिस मैंने ये वकालत की। ठीक। एज अ सीनियर कानूनदान आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? मेरी सोच के मुताबिक एक अच्छे वकील में एक ही खसूसियत होनी चाहिए। देखिए, एक तो वकालत ये है कि आपने
एक बंदा आया, उसका कोई राइट है, उसे नहीं पता लग रहा कि मैंने कहाँ से इसको अवेल करना है, कैसे मैंने अपने राइट को डिफेंड करना है। वो प्रोसीजरल बातें हैं, वो थ्योरेटिकल बातें हैं, वो किताबों में पढ़ी हैं, आपने LLB किया, पढ़ा, सोचा। अच्छा वकील होना, मैं एक ही नुकता उस पर मेरी सोच के मुताबिक ऐसा है, दूसरे मेरे कुलीग्स, हर बंदे की अपनी सोच है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा वकील वो है जिसको उस बंदे, जो भी क्लाइंट उसका है, उसके मामले से पूरी अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस के साथ साथ उसके मामले से सिंपैथी भी हो, हमदर्दी भी हो, तो फिर वो पर्टिकुलर हो कि उसके लिए कोशिश करो तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। ठीक है। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील सबसे एक्टिव रोल अदा कर सकता है तमाम मुआशरती इकाइयों से, अगर वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक। हर बंदे को इन सर्कल होने का मुआवनत कर सकता है। कोई बंदा अगर आउट ऑफ वे जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन दुरुस्त करने का मशवरा दे सकता है कि भाई ये जिस तरफ आप जा रहे हैं ये क्राइम है, ये या प्रॉपर बात नहीं है, या इलीगैलिटी है। ये वकील से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। मुआशरे के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव मामलात, बिहेवियर, ये प्रैक्टिस लोगों की है, वकील से बेहतर कोई भी उनकी रहनुमाई नहीं कर सकता, अगर बशर्ते के वकील रहनुमाई करने में नेक नियत हो। ठीक। उसकी इंटेंशन जो है वो बराए इस्लाह हो। अर्निंग तो एक बंदा किसी भी प्रोफेशन में है, जॉब में है, नौकरी में, तो अर्निंग का उसका एक बीइंग मुआशरती इकाई के हर बंदे को राइट है कि वो अपनी अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स बनाए। ठीक। लेकिन उसमें भी मेरी समझ के मुताबिक उसको किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ जी। पूरी प्रैक्टिस में। एक बंदा मेरे पास आ जाता है कि जी ये केस है, ये आपको मैंने वकील करना है। अगर मैं समझता हूँ कि 50 प्लस मुझे लगे, मेरे जितना कि अल्लाह ने मुझे शौरी तौर पे या तालीमी तौर पे मुझे जो अहलियत अल्लाह ने दी है, अगर मैं समझता हूँ कि 50 प्लस इसकी कामयाबी के चांस हैं तो देन मैं उससे फीस लूँगा। अदरवाइज मैं उसे कहूँगा कि भाई, अगर मैं ही ये समझता हूँ जी कि यार ये तो केस नहीं बनता, ये तो 20% भी इसकी कामयाबी की, अगर मुझे इसकी समझ नहीं है, कम से कम मैं उसके पैसे नहीं लूँगा, ना मैं उसका वकील लूँगा। अच्छा। ठीक। और मैंने ये प्रैक्टिस की है 40 साल से। ठीक। किसी को मिसगाइड करके एक केस ले लिया और उसके 6 केस मैंने नहीं बनाए सारी जिंदगी। ठीक। और अगर किसी ने, ये भी एक बिहेवियर आता है बाज़ वक़्त प्रैक्टिस के अंदर, अगर किसी का कोई कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर आ गया है फ्री कैन की तरफ से, मैंने कभी उसमें हड़बड़ नहीं डाली। मैंने उसको, अपने क्लाइंट को कहा कि भाई अगर तेरा मामला दुरुस्त होता है तो कर लो, बस कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक। जनाब, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? एज ए कानूनदान मेरी तो तजवीज़ ये, देखें, इंसाफ की फरहमी ये थोड़ा सा एक वाइड सर्कल में बात चली जाती है। ठीक। ये लिमिटेड सर्कल में नहीं रहती। इंसाफ की फरहमी का जब लफ्ज़ आएगा तो इसमें मुआशरती इकाइयों से लेके जजेस जनरलों तक तमाम एस्टेब्लिशमेंट, एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी की एस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब जो भी बाख्तियार इदारे हैं, वो उस सारे इन सर्कल हो जाते हैं। देन जाके उस एक बंदे को जो विक्टिमाइज हो रहा है या जो अपने राइट की तलाश में है, देन जाके आप उसको गारंटेड मुआशरा कर सकते हैं कि तुम्हें इंसाफ फराहम होगा। ठीक। तो हमारी अदालतों का जो रिटर्न है अफसोसनाक है कि 138 के पता नहीं किस लेवल पे हम पहुंचे हुए हैं दुनिया की रैंकिंग में। कुछ बातें प्रोसीजरल ऐसी आ रही हैं जो इंतहाई तकलीफ दें और मायूस कुन है। लाइकवाइज के इमरान खान के केसेस आप ले लें। पहले नवाज शरीफ को, मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं हूं, मैं दिल जान जिगर से इमरान खान के साथ हूं, और मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल मसलियत के तहत इमरान खान के साथ हूं, बस मैं अपने ज़मीर के हवाले से इमरान खान के साथ हूं। ठीक। लेकिन जब नवाज शरीफ को के साथ गलत हो रहा था, मेरा उस वक्त भी बतौर वकील मौक़िफ़ था, नवाज शरीफ की सज़ा होना, उसका प्रोसीजर होना वो गलत,
फिर उसकी रिहाई होना उससे ज्यादा गलत। आज तक मावरा आइन, मावरा कानून हमारी अदालतों ने फैसले किए। नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी है, ना तो उसका पेरोल बना है, ना उसकी बेल हुई है, ना उसका कोई प्रोसीजर हुआ है, ना उसका राजीनामा हुआ है। बंदा जेल से उठाया और जहाज में बैठ के लंदन चला गया और सऊदी अरब चला गया। व्हाट नॉनसेंस। कहाँ है वो हमारा जुडिशल सिस्टम? कैसे, क्यों? लाइकवाइज ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, मेरी दानिश में तो एवरीथिंग बेसलेस है, सिवाय उसके साथ एक पर्टिकुलर बिहेवियर कुछ बाख्तियार लोगों का। कुछ नहीं है उसके खिलाफ, एक पाई का उसके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। अब मैं किसी को गालियां देना शुरू कर दूं तो मेरी गाली देने से तो बंदा बुरा नहीं है। फिर इसके अंदर वो कभी हाजरा का केस आ जाता है, कभी रिहाम का केस आ जाता है। मैं वसूख से कह सकता हूं कि ऐसे फजूलियात को 1% पब्लिक भी उसके पे ध्यान ही नहीं है किसी की। हर बंदे को छोटी तौर पे पता है कि ये पैडिंग हो रही है, ये प्लांटिंग स्टोरी है, ये ऐसे ये अभी रिसेंट कोई हाजरा पानेज़ई नामी एक लड़की आई फिरती जी, किताब आ गई और ये हो गया और वो हो गया और फलां हो गया। मुझे आप ये बताएं, उसके साथ ज्यादती हुई 10 साल पहले, 10 साल के बाद उसे अभी याद आया कि मेरे साथ 10 साल पहले ज्यादती हुई थी। व्हाट नॉनसेंस। और अगर उस ऐसी वाहियात बात पे कोई तवज्जो दे रहा है तो अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि कैरेक्टर असैसिनेशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए और किसी लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ना आपका दीन इस कैरेक्टर असैसिनेशन की इजाजत देता है, ना मुआशरा देता है। कभी इद्दत का केस आ गया, व्हाट नॉनसेंस यार, क्या है ये? इंसाफ की फराहमी तो मेरे भाई एक ही सूरत मुमकिन है कि जिस ज़ाब्ते के तहत ये मुल्क बना था, आइन कानून के अंदर हर बंदे को वो प्लग किया जाए, उसे अदरवाइज ना रखा जाए बिहेवियर किसी के भी साथ, तो आफ्टर दैट ही आप किसी को इंसाफ फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक ही कोर्ट के अंदर जो बंदा सजा याफ्ता है उसको बेल दे दी जाती है, जो जिसके खिलाफ FIR इंफ्रैक्चर है उसको बेल खारिज कर दी, एक ही दिन फैसले। वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के जो फैसले हैं, अब उनका क्या मजबूरी है, उनका क्या, ऐसे लोग, अफसोस ही है किया जा सकता है कि ऐसे लोग हम उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ फलां हाई कोर्ट और लगा रहे हैं, तो अफसोसनाक बात है। ठीक, आपने लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और इन फ्यूचर अगर प्लान्स के हवाले से बार के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से, जनरल इलेक्शन मैंने 2 दफ़ा मेंबर ज़िला काउंसिल बना। ठीक, जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने 90 में सूबाई इलेक्शन लड़ा, आज़ाद, बहुत रीजनेबल रिस्पांस मुझे आया। मेरी फैमिली के अंदर 94 में आके 94-5 में एक ऐसा डिज़ास्टर आया कि फैमिली के अंदर कुछ मामलात ऐसे हो गए जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं था, अजीज थे मेरे, वो कत्ल हो गए और वो इस तरह का सर्कल हो गया। और उसमें फिर जैसे हमारा कल्चर है हमारे मुआशरे का, वो मुझे भी घसीट लिया। तो ड्यू टू दैट हमने बड़ी तकलीफ़ 5, 7, 8 साल उस तकलीफ़ में हमने गुजारे। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस के लेवल पे भी, अदालतों के लेवल पे भी हम बरी हो गए, फारिग हो गए। लेकिन उससे हम वो अपने पॉलिटिकल प्रोसेस से डिट्रैक हो गए। वो मुझे बड़ा डैमेज आया उसका। अच्छा। और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर से तो आप जब एक साइड विद हो जाते हैं तो फिर वो गैप तो कोई भी गलत या सही बंदा जो भी उस वक्त खड़ा होता है वो गैप को पूरा कर लेता है। तो जैसा हमारा कैमोफ्लाइड एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो फिर अभी हम उस स्ट्रगल में, उस कोशिश में हैं। जब सन 13 से इमरान खान के साथ हैं। अच्छा। और इमरान खान के साथ मैं इसलिए नहीं हूँ कि बस मैंने कोई टिकट लेना है और मैंने MP बनना है। वो अगर टिकट देगा या लड़ेंगे या वो तो एक अलग बात है ना।
इमरान खान के साथ जो मैंने स्मेल किया है या जो मैं महसूस करता हूँ या जो मैंने शौरी तौर पे मुझे समझ है कि वो प्योर पाकिस्तान की बात कर रहा है। ठीक, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा है, आपकी कौम की बात कर रहा है, आपके 22 करोड़ आवाम के लोगों की बात कर रहा है। वो किसी मसलत का शिकार नहीं हो रहा, इसी की सजा भुगत रहा है। ठीक। जनाब, आने वाले दौर में आप जनरल इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? बाकायदा अगर पार्टी ने टिकट दिया, खान साहब को अल्लाह पाक कुछ मामला बेहतरी की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक, बहुत मुस्तकबिल करीब में उम्मीद है कि वो प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अगर इलेक्शन का मुझे मौका मिला तो मैं इमरान खान की तरफ से लड़ूंगा। ठीक। आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी? एज ए सीनियर कानूनदान क्या सर, अगर इलेक्शन होगा और जेन्युइन होगा, मैं आप और ये पब्लिक वोट डालेगी तो इमरान खान हुकूमत बनाएगा, दूसरी किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी सारी जमातें, मैं ये ऐसे नहीं कर रहा किसी तासुब की बुनियाद पे, दूसरी जमातें हैं ही नहीं। अगर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन होगा, ठीक, लोगों को वोट देने दिया जाएगा, लोग अपनी इंडिपेंडेंट अपनी राय देंगे, अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, ठीक, तो फिर तो इमरान खान ही होगा, दूसरा कोई बंदा नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान होगा? वो ना मौलाना है, ना फजल है, ना रहमान है, कुछ भी नहीं है। और करैक्टर जो है वो को मैंने बताना है, वो सारी दुनिया के सामने है। ठीक, मुआशी तौर पे जिस ट्रैक पे हम खड़े हैं वो किन लोगों की वजह से, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इस टब्बर की वजह से है। ठीक। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? करप्शन का खात्मा। अब करप्शन तो बिहेवियर की भी है, करप्शन बहुत वाइड सेंस में है और हमारे यहाँ पे वो मैच्योर हो गया है मामला। यानी बीइंग ए बिहेवियर हमारे मुआशरे के अंदर ये सराहियत कर गई है। करप्शन को आज ख़त्म कर दें, उसके खात्मे का कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हर बंदा अपनी हदूद में रह के काम करे बस। जो आपकी ड्यूटी आप करें, जो मेरी ड्यूटी है मैं करूं, जो ज़ैद बकर जी, अलबे जीमदाल जो भी है अपने सर्कल के अंदर। देखिए गुजारिश, हमने एक इंक्रोचमेंट का बिहेवियर इख्तियार कर लिया जी, लाइकवाइज मैं बतौर वकील एक बात आप जी, शेयर करता हूँ। एक सेशन जज है, उसने एग्ज़ाम दिया, वो सेशन जज बना, सिविल जज बना, तरक्की की, 10 साल 15 साल वो एक प्रोसेस में है। उसका कद 4 फुट है या 4.5 फुट है। उसके साथ एक बंदा मैट्रिक पास करके किसी की सिफारिश करके साथ में आके पीएन खड़ा हो गया। उसका कद 6 फुट है, बड़ा लाल सुरख है, बड़ा उसका कद काट है, बड़ी खूबसूरत लड़का है वो। मोबाइल फ़ोन भी उसने कहीं 2-2 रुपये अदालत से चट्टी लेके ले लिया है। तो वो अब उसका ये क्लेम होगा कि मैं सेशन जज बनूंगा चूँकि मैं 6 फुट का हूँ। ये बात नहीं है, ये तो ज़हनी पसमानदगी है कि हर बंदा अपने सर्कल में रहे। और भाई आपकी जो अब लाइकवाइज एक अनपढ़ आदमी है, उसने बहुत कोशिश की, बेचारे ने मेहनत की, बेटे को डॉक्टर बना दिया। तो अब वो बाबा ये कहे कि नहीं 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 मेरा पुत्र पागल है, इसलिए बालू की पता उड़ लिया, ऑपरेशन मैं करांगा। बट नॉनसेंस। भाई बाप हो, उसका अपना स्टेटस है। बाप की डोमिनेंसी एक तुम्हारे घर के अंदर, मुआशरत के अंदर, एक रिश्ते के अंदर मौजूद है। लेकिन डॉक्टर तो वही, ऑपरेशन तो वही करेगा ना जो डॉक्टर है। जी, आप कैसे करेंगे? यहाँ पर एक सवाल ऐड करूँगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए? तजवीज़ क्या है आपकी? सर, उसका तरीक़ेकार में तैनाती में कोई इतना बहुत बड़ा कोई लूपहोल नहीं है। असल चीज़ है जजेस का बिहेवियर, कि उनको काम करने दिया जाए। जब जजेस के चीफ जस्टिस, मैं माजरत के साथ हाई कोर्ट, अब ऐसा कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर जो सीक्रेट तो हर बंदे के सामने हो रहा है। सीक्रेट क्या है? जब एक जज के चैम्बर में 4 वीगो डाले चले जाएंगे बावर्दी बंदूकों से मुसल्ला बंदे, और अंदर 2 जर्नैल उसके पास जाके उसके सर पे बैठ जाएंगे कि ये लिखो। क्या बिहेवियर है ये? कौमें ऐसे होती हैं। इंडिया को देख लो,
हमारा दुश्मन क्या हमारा दुश्मन? इंडिया का बिहेवियर देख लो, उसके अदालतों का निज़ाम देख लो, उसका तरीक़ेकार देख लो। आप अब तो शर्म आती है कि बांग्लादेश को देख लो, और भाई अब तो अफगानिस्तान को देख लो। तुम लोग तो उनसे भी पीछे जाके खड़े हो गए हो, और सिर्फ इसी वजह से इंक्रोचमेंट। फौज है हमारी, उसका एक आइन के अंदर, कानून के अंदर उनका एक सर्कल है कि उन्होंने हमें दिफा देना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, मुल्क की सरहदों पे करना है, करें, हम उनके साथ हैं। मैंने वकालत करनी है तो मुझे वकालत करने दी, वो सरहद छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़ गए? आपने ये साफत करनी है, आपको साफत करने दी जाए। फौज का, पुलिस का, जजों का, मेरा किसी का भी क्या लेना देना है इससे? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। ये जो इंक्रोचमेंट का बिहेवियर हमने इख्तियार कर लिया, इससे हम बाज आ जाए। बहुत लंबे वसाइल वाला मुल्क है ये। मैंने इस मुल्क का एक करगिल से लेके कराची के साहिल तक एक एक इंच देखा है। एक इंच जमीन आपके मुल्क की बंजर और नॉन प्रोडक्टिव नहीं है। आपके मुल्क का डेजर्ट भी लाइव है, पहाड़ भी लाइव है, समुद्र भी लाइव है। बहुत सारे ऐसे समुद्र मुल्कों के हैं जिनमें मछली ही नहीं मिलती। बहुत से ये सारे खलीज के डेजर्ट ऐसे हैं जिसमें सब्ज पत्ता नहीं उगता। आपका डेजर्ट भी लाइव है यार। इससे अच्छे वसाइल वाला मुल्क कहां है दुनिया में? 206 ममालिक हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, कोई छोटे मोटे कई। 206 ममालिक में मेरे ख्याल में वसाइल के मुताबिक आप पहले 5-6 में होंगे। प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोडक्टिविटी के हवाले से, फर्टिलिटी के हवाले से जमीन की, तो आप एग्रीकल्चर कंट्री है, आप कहते हैं गंदम नहीं है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर कंट्री आप कहते हैं कपास नहीं है। एग्रीकल्चर कंट्री आप कहते हैं राइस नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। बिल्कुल। न्यूजीलैंड सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहा है जिसकी जमीन ही जिसके पास नहीं है। बिल्कुल। 80% समुद्र है, 20% मड है, वो जो दलदली है। उठा के देखें और नक्शे में जूम किए बगैर नजर नहीं आता। वो एक्सपोर्टर है सब्जियों का, पूरी दुनिया का सप्लायर है वो न्यूजीलैंड। बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जनाब, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावन नगर के सदर भी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जब आप सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, इस बार को लेकर क्या इस्लाहात लाए थे आप, क्या डेवलपमेंट कराई? सर मैंने एक बात हर सूरत में की थी और आइंदा भी मेरा मिशन है कि इंशाल्लाह करेंगे। ठीक। बार का जो इलेक्शन सदारत के हवाले से है, अगर इसको ये समझा जाए कि ये बहुत बड़ी कोई एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक। ये तो एक बड़ी एक मोरल सी एक आपका ओहदा है। ठीक। दोस्तों का, बार के वुकला का, मेंबर्स का एतमाद है। और इसका मेन स्ट्रीम सर्कल ये है कि बार और बेंच के दरमियान वुकला के ज़ाती हवाले से, वर्किंग के हवाले से, अदालतों की प्रोसीडिंग्स के हवाले से अगर कहीं पे कुछ छोटा मोटा कोई अनडिसिप्लिन बात हो जाए तो सदर की ड्यूटी यह है कि वो पॉजिटिवली इज्जत एहतराम के दायरे में रहते हुए उस मामले को सॉल्व करे। ठीक। इज्जत एहतराम के साथ। इससे बड़ा इख्तियार ये है ही नहीं। ठीक। तो इंशाल्लाह पहले भी प्रूव किया है। किसी लाइकवाइज बाज़ का बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है ना, तो लोग आ जाते हैं, जी सदर साहब 5 लाख ले लें, आप इसमें वकील हो जाए। मैं नहीं हुआ। अच्छा। अगर आप वकील हैं तो बस मैंने कहा वो ठीक है, नहीं किया। अच्छा। किसी अदालत को ज़ाती लेवल पे ज़ाती काम के हवाले से ब्लैकमेल नहीं किया, न करेंगे आइंदा। ठीक। अभी आप 2025 प्यार मोहब्बत के रिश्ते से दोस्तों के साथ भी, अदालतों के साथ। ठीक। अभी आप 2025 के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं सदर के लिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावन नगर में। तो क्या बेसिक मंशूर है आपका वुकला के? बेसिक मंशूर मेरा, मैंने पहले भी गुजारिश कर दी है जी, सबसे पहले कि इज्जत एहतराम के साथ बार और बेंच चले। ठीक है। जब हम योर ऑनर सर मी लॉर्ड बोले
तो जज साहब भी, जी सर कौंसल, जी एडवोकेट साहब, इस पैराए में बात करें ठीक। फर्स्ट। उसके बाद है प्रोसीडिंग्स। लोग आते हैं, साइल हैं, उनके मसाइल हैं, उनके मामलात हैं, उनको हमें, मैंने पहले भी गुजारिश की कि सिंपथी से देखें कि ये जो बंदा 50-100 मील सफ़र करके आया, इसने मुझे पैसे भी दिए हैं। हम कोशिश करें, और इंशाल्लाह किए और आइंदा भी करेंगे, कि उस बंदे का मसला अदालत के लेवल पे जितनी जल्दी, जितनी स्पीडी हल हो सकता हो, और उसे अदालत को मैं खुद पेश हूँ या मेरा कोई भी कुलीग, कोशिश ये की जाए कि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उसको अकोमोडेट करे, बस इतना। ठीक। एक अच्छा शहरी बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अच्छा शहरी बनने का तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने ना, तो वो कपड़े का कारोबार करते थे। जो पहला खलीफा बनने के बाद उन्होंने अपने घर के अंदर आर्डर जारी किया, उसने अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा बेटा ये दुकान बंद करो सुबह से, इसको ताला लगाओ। अच्छा। तो बेटे ने कहा जी ये तो हमारा कारोबार है, हम अपनी रोजी रोटी, अपना तजारत तय करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस इसको ताला लगाओ। अब आज से आगे तेरा बाप खलीफा बना दिया हमारी मुस्लिम उम्मा ने, मेरा हर एक्ट उनके ताबे है जिन्होंने मुझे खलीफा बनाया। ठीक। तो खलीफा की दुकान खुली होगी तो चपरासी की दुकान पे कपड़ा लेने कौन जाएगा? नेचुरल बात है जी। जब एक प्रिविलेज वाला बंदा खड़ा होगा तो नॉन प्रिविलेज वाले बंदे को तो कोई नहीं कंसीडर करेगा। तो उन्होंने बंद किया, पहले दिन ये काम किया। मैंने भी पहले प्रेसिडेंट रहा हूं, मुझे जो भी होता है, लोग आते हैं, अपने मसाइल होते हैं लोगों के, आज तक ये मैंने प्रूव किया है कि मैंने किसी अगर बच्चे का भी वकालतनामा है ना, जूनियर तरीन बच्चे का, तो मैंने कोई मेरे पास आया तो मैंने कहा कि यार अगर बच्चे को मैंने कहा कि बेटा हमारी अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई गाइडेंस की, कोई तुझे पूरा प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो करोगे तुम भी, मैं नहीं करूँगा। ठीक। ना मैं पैसे लूँगा, ना मैं उसमें पेश हूँगा। ठीक। सुबह बहावलपुर या मुल्तान क्या राय रखते हैं? बहावलपुर, क्योंकि मुल्तान वाली बात तो ना करने वाली बात है। ठीक। बहावलपुर का जो सूबा है, ये तो जब ये अलायंस हुआ था ना, उसमें उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम इसको सूबाई हैसियत देंगे। जो और नवाब साहब ने जो कुर्बानी दी है, जो लोग पढ़ते नहीं है वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के, अब नवाज शरीफ को क्या पता नवाब साहब, नवाब बहावलपुर कौन है जी। मुझे पता है, मैं रियासती हूँ, मेरे आबाओ अजदाद ने यहाँ सैकड़ों साल से यहाँ पे हमने सर्व किया है। मेरे दादा इस रियासती असम्बली के MLA रहे हैं 2 दफ़ा, नवाब साहब की फैमिली के साथ। मेरा खुद भी नवाब सलाउद्दीन साहब के साथ, अभी जो मौजूदा नवाब है, उनसे मेरी खुद ज़ाती भी प्यार मोहब्बत है, वो मेरे साथ शफकत रखते हैं। तो सुबह बहावलपुर होना चाहिए। दूसरी तो बात, दूसरी जब सेकंड ऑप्शन लाते हैं तो वो ना करने के लिए लाते हैं कि करना कुछ नहीं है। अच्छा भाई ये कोई मुल्तान का कभी था सूबे के हवाले से या रियासत के हवाले से क्या स्टेटस था मुल्तान के? तो अभी क्यों भाई? जनूबी पंजाब की बात है तो बहावलपुर में और मुल्तान में क्या फ़र्क है? मुल्तान का अगर साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है तो उसको इनसर्कल कर दे। 2 ज़िले ही है ना, एक डिवीजन, उसको इधर सर्कल कर दे, क्या है उसमें? ठीक। मुल्तान क्यों? सूबा तो अगर बनाना है या नहीं बनाना है या क्या नीयत है। वैसे इमरान खान रहता तो उसने थोड़ा ये जनूबी पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया था। आप काटन के प्रोडक्शन उठा के देख ले, पूरे पंजाब में कहाँ से ज़्यादा जाती है। गंदम की उठा ले, राइस की उठा ले। पानी मरकज ने आपके बेच दिए 2 दरिया। तो रियासत ने तो बहुत सफ़र किया है। ठीक। और उस वक्त जो भी नवाब साहबान थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ठीक। मुस्लिम उम्मा के लिए। उन्होंने जातियात पे वो नहीं गए। ठीक। जनाब आपको सैरो सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन सैरो सियाहत का, शहर कौन? सैरो सियाहत की बात तो ऐसे है कि मैंने पाकिस्तान का एक एक चप्पा फिरा है। ठीक। बहुत सारे ऐसे लोग स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें कर रहे होते हैं जिनको पाकिस्तान का ही नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, उनको पता ही नहीं होता।
उन्होंने देखा ही कुछ नहीं है, उन्होंने उसको जज ही नहीं किया है। तो मैं तो मरी में भी रहा हूँ, तो नीचे गांव में रह जाके रहता हूँ। मैंने माल रोड के ऊपर कभी कढ़ाई गोश्त नहीं खाया। अच्छा। मरी के मजाफात की मैंने गिरदावरी की है। ठीक। अच्छा। सोस्त के बॉर्डर ताजिकिस्तान, वो बाखान कॉरिडोर जहाँ पे बन रहा है, पाकिस्तान का कोई कोना मैंने चोलिस्तान से लेके समुंदर तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अच्छा। सारी को मैंने एक्सप्लोर किया है। ठीक। पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत और वसाइल वाला मुल्क है। हमारी बदकिस्मती है कि इसको मैनेज उस तरीके से नहीं किया जा रहा जिस तरह इसको होना चाहिए। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? देसी खाने, भाजी, सब्जी में करेले और आलू गोश्त, देसी मुर्गी का, प्रोटोकॉल खाने नहीं। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मैं तो गुआरे दी फलियां ते चिबड़ा की चटनी भी बड़ी खाना। अच्छा। क्योंकि मैं रियासती हाँ, तो ये साडा लोकल फूड है। आपको ये पता है कि खरबूजे ने ये चोलिस्तान से पूरी दुनिया में ट्रैवल किया? जी। पूरी दुनिया में। आम ने बरसगीर से ट्रैवल किया पूरी दुनिया में, ये थोड़ी बहुत मेरी मालूमात में रखता हूँ। अनार ने ईरान से किया है, अमरूद ने स्पेन से ट्रैवल किया है, सिट्रस ने कैलिफोर्निया से किया है। आपका लोकल फ्रूट नहीं है सिट्रस, कैलिफोर्निया से ट्रैवल करके पूरी दुनिया में गया है। गोवा स्पेन से। आपका आम, खीरा, खखड़ी, खरबूजा, ये आपके। मैं तो गुआरे दी फलियां ते चिबड़ा दी चटनी का बड़ा शौकीन हाँ। ठीक। अब जो हमारी प्रिविलेज क्लास के पाकिस्तानी हैं, वो तो फिर चिबड़ की चटनी से नफरत होगी उनको तो। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है। ठीक। कि हमें अपनी ओरिजिन के साथ होना चाहिए। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि पहले तो बंदा अगर अल्लाह मौका दे, कोशिश हो, सबसे बड़ी कामयाबी आपकी कि आप अपने आप को मुआशरे के अंदर इंसान प्रूव करें कि आप इंसान हैं। जब इंसानियत की बात आएगी ना, तो उसमें तहम्मुल, बुर्दबारी, सिंपथी, पैशन, सारा कुछ ही आ जाएगा। इंसानियत की जब आप बात करेंगे ना, तो उसका सर्कल फिर वाइड हो जाएगा, ऐसे वाइड हो जाएगा, उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो ना आप अच्छे वकील बन सकते हैं, ना आप अच्छे साफ़ी बन सकते हैं, ना आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, और ना ही आप अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरा कुछ नहीं है, यही नहीं, दोस्तों का सबसे ज़्यादा इसमें मेरे वालिद का, कि वो उन्होंने मतलब हर बाप बच्चे के साथ अटैच होता है, उसको सिंपैथी भी देता है, उसको पुशअप भी देता है जी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे बाप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। मैं 83 में 85 में यूनिवर्सिटी भावलपुर गया हूँ। उस वक्त जो बंदे बहुत अच्छे वेल ऑफ एस्टेब्लिश खानदानों के वहाँ पे स्टूडेंट मेरे साथी दोस्त थे, जिसको घर से 5,000 रुपये मिलता था ना, वो बड़ा ठीक ठाक ठुक शुक वाला बंदा होता था। अच्छा। मुझे उस वक्त 50,000 मेरा बाप देता था। अच्छा। और मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो मैंने कहा जी मैंने मोटरसाइकिल ले जाना। उसने कहा यार एक कार भी ले जा। तो फिर शेयर तो उसका हुआ। बिल्कुल। पढ़ने की हद तक या किताब का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया या एग्ज़ाम दे दिया, वो तो एक माइनर इवेंट था ना। उसका सारी बर्दाश्त, उसकी फिनांस, उसकी पैसा, आज थोड़ा सा अदरवाइज हो गया है मामलात, उस वक्त थोड़ा सा इस तरह नहीं थे। तो मैं तो समझता हूँ उसका। उसके बाद मेरे एक टीचर होते थे मैट्रिक में, मुझे उन्होंने पढ़ाया, लतीफ़ साहब अब फौत हो गए, अंग्रेज़ी हमें पढ़ाते थे। उनका बड़ा शेयर है मुझे समझाने में और मुझे एजुकेशन की तरफ लाने में। फिर अगली बात जब मैं स्टूडेंट कॉलेज में आया, तो मेरी लाइफ थी थोड़ी सी
खुली डुली दोस्ती यारी का सर्कल, इलेक्शन यूनियनों का, यूं स्टूडेंट तंजीमें फलां। अच्छा। तो फिर उस वहाँ से लेके तो आगे यूनिवर्सिटी तक, तो फिर यूनिवर्सिटी में भी भट्ट साहब नहीं, भट्ट साहब हमारे चेयरमैन थे लॉ डिपार्टमेंट के। मतलब असातिज़ा मेरे यार थे बस, दूसरे लफ्जों में, कॉलेज के भी यूनिवर्सिटी के भी। ठीक। ताबेदारी मेरी पूरी थी। इसके बावजूद मेरे उस्तादों का बिहेवियर मेरे साथ डोमिनेट करने वाला नहीं था, दोस्ती का था। अच्छा। इनमें शाहिद रिजवी साहब होते थे, हमें पढ़ाते थे। महमूद भट्टी साहब हमें पढ़ाते रहे। नईम भट्ट साहब हमारे लॉ डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी सारे टीचर प्रोफेसर मेरे यार थे। एक कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा, ये मुझे शुरू से थोड़ा था। ठीक। तो प्रेसिडेंट बना तो, लेकिन उसमें भी मेरे टीचर भी मेरे सपोर्टर थे। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सबसे पहले तो मैं या रसूलुल्लाह कहने वाला बंदा हूँ। दुनिया में तो नबी पाक के अलावा कोई और पर्सनैलिटी मेरी आइडियल क्या हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से हजरत उमर। ठीक। एग्जीक्यूटिव मतलब है जैसे एक एग्जीक्यूटिव को होना चाहिए। ठीक। री इंस्टेशन के हवाले से उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्होंने प्रूव किया कि 300 साल सहाबा खिलाफत के खात्मे के बाद भी अगर बंदा कोई प्रॉपर आ जाएगा तो वो फिर वैसा का वैसा एक्ट कर सकता है और प्रूव कर सकता है, और उन्होंने किया। उमर बिन अब्दुल अजीज। लोग अपना आप नहीं पढ़ते। ओ भाई मेरे, हम अमेरिका की मिसालें देते हैं। अमेरिका की एज 600 साल है, आपकी एज 1500 साल है। 3 टाइम आपकी तो एज ही ज्यादा है मुसलमानी की, इस्लाम की। पढ़ता है नहीं कोई। वो जो अमेरिका, ओ भाई व्हाट नॉनसेंस। तुमने अपना आप छोड़ा है तो अमेरिका है ना, तुम अपने आप पे आओ, बस कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, दुनिया की पॉलिटिक्स के हवाले से नेल्सन मंडेला, जिसने, ये आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मौक़िफ़ पे खड़े होकर डट के प्रूव किया कि एक मौक़िफ़ पे बंदा खड़ा हो जाए तो बस ठीक है। 23 साल कैद में जाने के बाद गोरे जज के दस्तों से वो रिहा नहीं हुआ। उसने कहा काला जज दस्तखत करेगा तो मैं रिहा हूँगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, बंदा भी पूरा है, आपके साथ मुखलस भी है, मुसलमान भी पूरा है। ये जो बातें करते हैं लोग, उसकी बीवी है, उसकी, इनकी अपनी बीवियाँ 6 तलाक़ें हुई फिरती हैं और पता नहीं क्या कुछ घरों में हुआ फिरता है। शहबाज शरीफ का क्या करैक्टर है, नवाज शरीफ का क्या करैक्टर है, फजलुर रहमान का क्या करैक्टर है। कभी वो थाईलैंड से आ जाते हैं जी, बच्चों को शकीनी है, फलाना है, बच्चों से मसाज करा रहा है, कभी ये इनके करैक्टर है। इमरान खान बतौर इंसान भी बंदे का पुत्र है, और बीइंग ए पॉलिटिशियन तो उसने साबित किया कि वो पक्का मुसलमान है। आपको याद होगा स्टार्ट में जब वो आया तो वो न्यूजीलैंड के एक बंदे ने, नेदरलैंड के एक बंदे ने गुस्ताखी और कमीनगी करने की कोशिश की थी। वो प्रोफेसर ने, नबी पाक के हवाले से। मेरी एज तकरीबन 59 है। मैंने ही एज में, मैंने तो किसी हुक्मरान को इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करते नहीं सुना। वो अपोलोजेटिक नहीं हुआ, मैंने लाइव उसको सुना। उसने कहा कि भाई इंसान के बच्चे बनो, तुम्हें कल को कोई मार देगा तो 1.5 अरब मुसलमान है, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। उसने तो नहीं कहा कि जी इस तरह वो हम दस्तगर्द बन जाएंगे। उसने कहा दस्तगर्द क्या मतलब है, 1.5 अरब मुसलमान है, कहीं का भी कोई मुसलमान अगर तुम कमीनगी करोगे, गुस्ताखी करोगे तो तुझे मार देगा। वो मुझसे पूछने आएगा भी मैंने मारना है या नहीं मारना, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। ये बात थी उसकी। ठीक। इनमें से ये जो फिरते हैं सारे जाली है, इतनी जोगा कोई। फिर होलोकास्ट के ऊपर यूएनओ में जो उसने बात की, फिर अफगानिस्तान के ऊपर ट्रंप के साथ जो उसकी गुफ्तगू, वो आप साफी हैं, आप लोगों ने वो उसकी गुफ्तगू सुनी नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रंप ने कहा जी हमें रास्ता दें, उसका मतलब साहब कि हमें बाइज्जत वापस करें या कुछ थोड़ा हमारा रहने दें। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमने रहने देने वाली या घर में बिठाने वाली तो बात आप करें ही ना। बाकी आप हार गए तो बस आप चले जाए, क्या है आपका, आप हार गए, आपको जूते पड़ गए, छोड़े बस। यानी इस तरह उसने फॉर्मल बात की जिस तरह किसी मुसलमान को करनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या है।
क्या करते फिर रहे हैं? क्या करके आए हैं इधर? ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो ये सारा कुछ हो रहा है, अंधे हैं हम। 22 के भाई, आप एक रेडी वाले को पूछो, उसको भी पता है सारा भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस। ठीक। तो अगर पाकिस्तान को, तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ट्रैक पे लाना है, हाँ, जहाँ पे पॉलिटिकल एक कंसेंसस में, मुझे तो बज़ाहिर चूँकि हमारी उस लेवल पे इंटरनल अगर कोई ऐसा है, तो वो भी एक लार्ज स्केल पे बैठ के नेशनल कंसेंसस में बात कर ले। बात फिर वहीं आ जाती है कि इंक्रोचमेंट का बिहेवियर छोड़े। ठीक। आप अपना एक जॉब कर रहे हैं, मेरा कोई ये प्रिविलेज नहीं है कि मैं आपका ये मैक वहाँ फेंक दूँ, कैमरा उधर। सर क्यों क्यों मैं मेरा क्या लेना देना इससे? क्यों? मैं अपनी हदूद में रहूँ कि मैंने आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप अपना एक जॉब बरखुरदार हो, कहीं से आए हो, पूरा मैनेज किया है, तकलीफ उठाई है, अपना एक प्रोसेस। तो मुझे क्या इख्तियार है कि मैं आपको इंक्रोच करके आपके सारे मामला डिस्टर्ब क्यों करूं? मैं इस बिहेवियर में अगर आ जाए तो शाम को ही ठीक है सारा कुछ। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, ये बच्चा अपना काम, हर बंदा अपनी अपनी हदूद में बैठ के अपना काम करे बस। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, एज अ उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर आप सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वकला बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो वकला बरादरी को भी और पाकिस्तान के हर शहरी को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमें, मेरे में हज़ार खामियाँ होंगी, कि हम ज़िद, बददियानती, करप्शन, इससे निकलें। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें और तस्लीम करें और एक दूसरे का हाथ बटाएं, बीइंग ए मुस्लिम नेशनल। ये मेरा बस। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।